प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जीएसटी कट का एडवांटेज आज से मिलने लगा है, तो उम्मीद यही था कि पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा मार्केट में और आज रिटर्न्स ठीक आने चाहिए थे। लग यही रहा था पहले, लेकिन उसके बाद एक ऐसा अनाउंसमेंट आया जिसके कारण पूरा निगेटिविटी छा गया मार्केट में और आज आप मार्केट के हालात देख रहे हैं। तो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मार्केट के हालात हैं इंडियन मार्केट के, इसको ऐसा बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है, और साथ ही एक म्यूचुअल फंड रिलेटेड अच्छा क्वेरी आप लोग का है कि क्या किसी भी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में हम दो म्यूचुअल फंड स्कीम एक साथ रख सकते हैं, लाइक स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप। अगर कोई चाहे तो दो दो स्कीम इसमें रख सकता है कि नहीं। इंटरेस्टिंग है, तो ये भी आपको जानना चाहिए। सभी कुछ मैं डिटेल में कवर करूंगा, पूरा देखें, वीडियो अच्छी तरह से समझे, पसंद आए तब लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मार्केट अपडेट देख लेते हैं, इंडिया में क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, डिफरेंट एसेट क्लासेस का परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, और उसके बाद आज के टॉपिक को मैं कवर करूंगा। तो देखिए, इंडियन मार्केट तो हाल बेहाल है। इनफैक्ट सुबह अगर देखते तो इतना हालात ख़राब नहीं था, सुबह तो फिर भी थोड़ा बहुत डाउन था, लेकिन बाद में हालात और ख़राब हो गया। मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप यहाँ परफॉर्मेंस देख सकते हैं, और सेक्टर थीम भी हालात जो है ना बहुत बुरे हैं। यहाँ पे देखिए आईटी कंप्लीट ब्लड बाथ इसी को बोलते हैं, आईटी में ब्लड बाथ हुआ है। फार्मा भी बहुत ज़्यादा गिरा है, एफएमसीजी मतलब ऑलमोस्ट ज़्यादातर ही बुरी तरह से गिरा हुआ है। नीचे भी डिफेंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, तो हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के। और दूसरे मार्केट्स अगर आप देखेंगे, यूएस मार्केट, तो देखिए यूएस मार्केट का परफॉर्मेंस ठीक ठाक था, लेकिन रसेल 2K जो कि उनके स्मॉल कैप का इंडेक्स है, देखिए उसका हालात ख़राब हो चुका है। ठीक है, क्यों हुआ है क्या आप गेस कर सकते हैं? कि ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए जो रसेल 2K है वो स्मॉल कैप का है, तो मतलब कि इंटरेस्ट रेट कट होगा तो वो कहीं ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाएगा। आपने देखा था ना, जब इंटरेस्ट रेट कट हुआ था यूएस में तो बहुत तेज़ी से इंडेक्स ऊपर गया था, लेकिन अब ये गिर गया है, बाकी ऊपर जा रहे हैं। एआई, तो ये जो बड़े बड़े जो इंडाइसेस हैं ना, सब ऊपर जा रहे हैं यूएस में, मोस्टली एआई कंपनीज़ के कारण। ठीक है, उन्हें लगता है कि फ्यूचर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है यहाँ पे। लेकिन इंटरेस्ट रेट पे तो थोड़ा डाउट आ गया, क्योंकि जो लेबर वाले नंबर्स आए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स, जैसा लग रहा था खराब स्थिति, उस तरह खराब नहीं आया डेटा। तो अब लग रहा है रेट कट होगा नहीं होगा, कितना होगा, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, क्योंकि इन्फ्लेशन तो अभी भी ज़्यादा है। तो इसीलिए ठीक है, एआई के कारण बाकी तो ऊपर है, लेकिन रसेल 2K नीचे गिरा हुआ है। उसके बाद यूरोपियन मार्केट्स देखें तो यहाँ तो हालात कोई खास है नहीं, मतलब या तो फ्लैट है या डाउन ही है। एशियन मार्केट्स देखें तो यहाँ परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर है, लाइक जापान का मार्केट देखेंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस है। हांगकांग का मार्केट तो आज अच्छा खासा गिरा हुआ है। अब देखिए एसेट क्लासेस देखेंगे ना, तो वो इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बॉन्ड्स देखिए यूएस का 10 ईयर जीसेक वही सेम 4.12% है, 4% से बढ़ गया रेट कट के बाद। तो बॉन्ड मार्केट को भी लग रहा है कि भाई ये रेट कट पता नहीं अब क्या होगा। ठीक है, तो कन्फ्यूजन है वहाँ पे, तो उसके कारण ये ऊपर है, क्योंकि रेट कट के कारण इसे नीचे आना चाहिए था। मतलब आइडियली इसे 4% से नीचे आ जाना चाहिए था, अब तक ये नहीं, ये ऊपर चला गया। ठीक है, वही कन्फ्यूजन का माहौल है वहाँ पे। उसी तरह से क्रिप्टो देखेंगे तो क्रिप्टो भी गिरा हुआ है बुरी तरह से, ज़्यादातर क्रिप्टोज देखेंगे बुरा गिरावट है, बहुत ज़्यादा। लेकिन इन सब के उल्टा अगर आप देखेंगे, गोल्ड सिल्वर बहुत तेज़ी से ऊपर गया है। ठीक है, तो गोल्ड सिल्वर ऊपर जाने का रीज़न क्या है? उन्हें लग रहा है कि और ज़्यादा रेट कट होगा, रेट कट होगा तो ना फिक्स्ड इनकम से थोड़ा पैसा निकलेगा, हमारे में इन्वेस्ट होगा, मतलब गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट होगा। तो ये सब अभी भी, यही मार्केट ऐसा ही है, बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। कौन सा मार्केट क्या सोच कर चल रहा है, अलग अलग एसेट क्लास। इसीलिए बोला जाता है डाइवर्सिफाई करके रखें, सभी जगह थोड़ा बहुत पैसा जरूर रखें, ताकि जो अच्छा करे आपको एडवांटेज मिलता रहे। आज के टॉपिक पे आते हैं, तो मोस्टली सैटरडे को तो मैंने इसे ब्रीफली कवर ही किया था। अगर आपने सैटरडे का यूट्यूब लाइव स्ट्रीम हमारा ज्वाइन किया होगा तो आइडिया मिल गया होगा। तो मतलब ये जो आज इंडियन स्टॉक मार्केट के हालात हैं आज के बारे में बोल रहा हूँ, तो मोस्टली यूएस जिम्मेदार है। और यूएस में भी अगर एक आदमी का नाम लिया जाए तो डोनाल्ड डक या डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार है इसके लिए। तो देखिए, पहले ही मैंने कई बार बताया और कई बार एक्सप्लेन भी किया था ना, डोनाल्ड ट्रंप मतलब यूएस के तो बिल्कुल ट्राई कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इसे डाउन किया जाए। ठीक है, आप लोग कई बार लगता है ना कि ऐसा क्यों, वो प्रेसिडेंट है। देखिए, वो जानबूझकर नहीं कर रहा है वो बंदा। ठीक है, लेकिन ऐसा पॉलिसीज़ वो ला रहा है ना, वो देखिए ट्रेडिंग वाला बंदा है। ठीक है ना, अगर आप स्टॉक मार्केट के टर्म्स में देखेंगे ना, डोनाल्ड ट्रंप, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है? ट्रेडिंग का मतलब होता है ना, मुझे तुरंत पैसा चाहिए, तुरंत मुझे अमीर बनना है, कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट में, कुछ दिनों में मुझे तुरंत पैसा चाहिए, ये होता है ट्रेडिंग। ठीक है,
और ट्रेडिंग मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है, मोस्टली ये 100% लक है, क्योंकि उतने शॉर्ट टर्म में कुछ भी दिमाग लगाकर तो कुछ भी करना मुश्किल है ना वो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में पूरा मार्केट जो मूवमेंट होता है वो न्यूज़ बेस्ड है, कहाँ से क्या न्यूज़ आया हमें नहीं पता, ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ। लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट होता है वहाँ पे फिर फंडामेंटल्स आता है, इकोनॉमी का फंडामेंटल्स, कंपनी का फंडामेंटल, लेकिन वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ठीक है, वो प्रोसेस बहुत अच्छा है, वहाँ पे सियोरिटी काफ़ी बढ़ जाता है कि परफॉर्मेंस अच्छा होगा, इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ेगा, लेकिन वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म तक वेट करना पड़ता है, और जिन्हें तुरंत पैसा चाहिए वो वेट नहीं करते हैं, वो ट्रेडिंग के लिए जाते हैं। तो ट्रम्प वही करे, उन्हें तुरंत सभी जगह पैसा चाहिए, तुरंत रिजल्ट चाहिए, उन्हें अब 5 ईयर्स के बाद या 10 ईयर्स के बाद यूएस का क्या होगा इससे कुछ लेना देना नहीं, उन्हें तुरंत जो कुछ भी है मुझे तुरंत शो करो, बाद की डिस्कशन, ये बाद का डिस्कशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसलिए पूरा पॉलिसी चेंज कर दिया गया ना यूएस का, अगर आप देखें, मतलब पहले था कि यूएस का पॉलिसी ये चल रहा था ना कि चाइना को काउंटर करना है, तो चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया का हेल्प चाहिए, तो इंडिया के साथ टर्म्स उनका इम्प्रूव हो रहा था, तो बिल्कुल उल्टा हो गया। मतलब ना पहले मैं बोलता था ना कि हमारा नंबर 1 एनिमी अगर आप देखें तो मोस्टली चाइना नंबर 1 बोला जाएगा, ठीक है। अब ट्रम्प ट्राई कर रहे हैं कि चाइना को भी पीछे छोड़ दे, यूएस को नंबर 1 एनिमी बना दे इंडिया का, मतलब उनकी हरकतें ऐसी है। तो ये सब चल रहा है, ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म में उनको पैसा मिल रहा है ना, जैसे टैरिफ से बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है यूएस को, तो अब उसके बाद ना बहुत सारा गोल्डन वीज़ा ये सब चल रहा है, H1B वीज़ा, इससे भी उनको अच्छा खासा पैसा मिलेगा जो उन्होंने अमाउंट बढ़ा दिया है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में बिल्कुल सही बात है, उनको पैसा मिल रहा है, लेकिन इसका जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म नेगेटिव असर पड़ेगा उसका भुगतान ऑफ कोर्स यूएस करेगा, ठीक है, क्योंकि ट्रम्प तो मोस्टली 3 साल है, उसे थोड़ा सा ही ज़्यादा रहेंगे ना, उसके बाद तो वो निकल चुके होंगे, उसके बाद यूएस और यूएस की जो जनता है वो उसे भुगतेगी। अभी तक ट्रम्प ने इंडिया के खिलाफ क्या क्या किया है उसे पहले जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो ऑफकोर्स टैरिफ था ना, शुरू में 25% लगाया, उसके बाद एडिशनल 25% लगाया। एडिशनल 25% लगाने का तो कोई मतलब नहीं था ना। ऑयल, अगर रसिया से ऑयल की बात करें तो चाइना हमसे ज़्यादा खरीदता है, हम तो सेकंड नंबर पे हैं। उसी तरह से गैस ना, यूरोपियन यूनियन बहुत ज़्यादा खरीदता है रसिया से, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। इवन टर्की भी बहुत ज़्यादा खरीदता है एनर्जी वहाँ से, रसिया से, उस पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन यूएस भी अभी भी कुछ ना कुछ सामान रसिया से खरीदता है, वो भी 100% उसने भी बंद नहीं किया है, लेकिन पकड़ा है कौन? इंडिया। हाँ, क्लियरली पता चलता है ना कि इंडिया के साथ कुछ उनको पर्सनल प्रॉब्लम है, इसलिए ये एक्शन लिया जा रहा है। ये हुआ 1। उसके बाद सेकंड, पाकिस्तान फैक्टर ना, पाकिस्तान के साथ उन लोगों ने कुछ क्रिप्टो डील किया है, जिसके कारण ट्रम्प के फैमिली को और उनके फ्रेंड्स को इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा, तो पाकिस्तान के बिल्कुल फेवर में है। प्लस पाकिस्तान ने कुछ ऐसा बोला है कि बलूचिस्तान में जो मिनरल्स है वो भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो बदले में यूएस ने ऑफकोर्स इंडिया के मुकाबले पाकिस्तान को कहीं ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, जो कि ना रिसेंट पास्ट में चेंज हुआ था। पहले तो हमेशा से ही पाकिस्तान को यूएस सपोर्ट करता आया है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, लेकिन एटलीस्ट पिछले कुछ सालों से ऐसा देखा गया था कि इंडिया की तरफ टिल्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया था, पाकिस्तान थोड़ा पीछे छूट गया था। फिर से वो चेंज हो गया, पाकिस्तान की तरफ पूरा टिल्ट हो गया, इंडिया को ना पीछे छोड़ दिया गया फिर से। पहले वाला जो पॉलिसी था फिर से ऐसा लग रहा है, क्योंकि यूएस ने ना पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पैसा, आईएमएफ से पूरा पैसा मिल रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से पूरा पैसा मिल रहा है, यूएस के बोलने से ही दिया जा रहा है। तो पाकिस्तान को तो बहुत फ़ायदा हो रहा है इससे, क्योंकि पाकिस्तान ने यानी बोला है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। इंडिया ने तो ऐसा कुछ बोला नहीं। इसके अलावा बांग्लादेश, देखिए बांग्लादेश में सही बात है, ये जो शेख हसीना का गवर्नमेंट था ये हटाया गया, तो बाइडेन ने हटाया, पहले जो प्रेसिडेंट थे, लेकिन लग रहा था कि ट्रम्प आएंगे तो चीज़ें थोड़ा सुधरेंगी इंडिया के लिए। बांग्लादेश में ऐसा कुछ नहीं हुआ, स्थिति उसी तरह का या फिर उससे भी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। यूएस जो मिलिट्री है उसका प्रेजेंस बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जो कि ऑफकोर्स इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, तो वो बहुत बड़ा निगेटिव हो गया। उसके बाद रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही न्यूज़ आया ना कि ईरान में जो चाबहार पोर्ट है, ठीक है, इंडिया का पूरा कंट्रोल है, ऑपरेट इंडिया करता है, वहाँ से इंडिया को बेनिफिट्स है। तो पहले तो सैंक्शन, ईरान पे तो सब कुछ सैंक्शन लगा हुआ यूएस का, लेकिन इस पे सैंक्शन नहीं लगा था क्योंकि इंडिया का वहाँ पे इंटरेस्ट था। इसलिए जो ट्रम्प का पहला जो टर्म था, ट्रम्प ने इंडिया को वहाँ से सैंक्शन नहीं लगाया था, वेवर दिया था। लेकिन इस बार फिर से उन्होंने बोला कि भाई जो भी मैंने वेवर दिया था ना, वो वेवर हटा रहा हूँ, यहाँ भी सैंक्शंस लग गया, तो इंडिया के लिए वो भी प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन को लगातार भड़काया जा रहा है यूएस की तरफ से कि भाई तुम इंडिया और चाइना पे 100% का, अप टू 100% का टैरिफ लगाओ, क्योंकि ये लोग रसिया से अभी भी ऑयल खरीद रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल खरीद रहे हैं। तो ये सब चल रहा है। और एक और लेटेस्ट आपने शायद सुना होगा ना, बगराम एयरबेस, जहाँ की यूएस भाग गया था छोड़कर अफगानिस्तान में, अब फिर बोल रहे हैं कि मुझे वो फिर से चाहिए, ठीक है। ऑल्दो तालिबान ने मना कर दिया नहीं देंगे, लेकिन इतना आसान नहीं होगा ना यूएस को मना करना। यूएस उसके बदले में कुछ देगा तालिबान को, और तालिबान फिर फाइनली अग्री कर जाएगा। बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है,
इंडिया बहुत कुछ चल रहा है। और उधर ना कुछ दिनों पहले ऐसा इंडिकेशन मिला था कि शायद यूएस अब इंडिया से टर्म्स अच्छा करना चाहता है, इसीलिए ट्रेड टॉक तो शुरू हुआ है ना, और उम्मीद था कि 2-3 महीने में वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। वो अभी भी चल रहा है, तो वहाँ निगेटिविटी नहीं लाना चाहिए आइडियली। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कुछ हो। लेकिन हाँ, ओवरऑल ये सब जो भी हमने डिस्कस किया वो देखकर बिल्कुल लग रहा है कि यूएस ना और इंडिया के बीच जो अच्छे टर्म्स हुए थे लास्ट 20-25 ईयर्स के आसपास, क्योंकि पहले भी टर्म्स खराब ही थे, जो इम्प्रूवमेंट आया था वो ज़्यादातर चीज़ें अब जा चुका है। और इंडिया हैज़ टू बी केयरफुल विथ यूएस। अब हमें संभल कर रहना पड़ेगा, जैसे पहले रहते थे ऐसा यूएस को हम अपना फ्रेंड मानकर नहीं चल सकते हैं, ये तो क्लियर हो गया। नाउ लेटेस्ट क्या आया है? लेटेस्ट आया है H1B वीज़ा। मतलब ये ऐसा वीज़ा है ना जिससे कि जैसे इंडियंस हैं ना, या फिर पूरे वर्ल्ड के लिए, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, ये बात क्लियर होना चाहिए। तो वर्ल्ड में कोई भी अगर यूएस में काम करने के लिए जाना चाहता है ना, तो इस वीज़ा के कारण उनको एंट्री मिल जाता है। पहले जो इस वीज़ा का फ़ी था वो बहुत कम हुआ करता था, अब उसे 10 टाइम्स है उससे भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, और अब इसे बढ़ाकर 88 लाख रुपीज़ कर दिया गया है। मतलब वन टाइम फ़ी है, ठीक है। पहले कन्फ्यूज़न था कि हर एक साल देना है, तो वो क्लैरिटी आ गया है। वन टाइम 88 लाख मतलब वो 1 लाख यूएस डॉलर्स है। $1 के मुकाबले 88 रुपीज़ ले रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ 88 लाख रुपीज़। ऑफकोर्स ये डिपेंड करेगा कन्वर्जन पे डॉलर और रुपये के। तो आप समझ सकते हैं एक बार में 88 लाख रुपये, मतलब H1B वीज़ा में इंडिया का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि H1B वीज़ा का अगर आप शेयर देखें ना, तो ऑलमोस्ट 70% के आसपास इंडियन ही इसे यूज़ करते हैं। उसके बाद चाइना अबाउट 10% के आसपास यूज़ करता है, और दूसरे कंट्रीज़ में ना जैसे मैक्सिको, कनाडा, ये लोग भी, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं। लेकिन असल असर इंडिया पे ही पड़ेगा इसका, ठीक है, सबसे बड़ा असर। नए नए एम्प्लॉयज़ हैं जो कि यूएस जाते हैं इस ये वीज़ा लेके, H1B वीज़ा, उनका सैलरी यूएस में लगभग इतना ही होता है ना, 80-90 लैक्स, 1 करोड़ के आसपास। तो भाई जितना सैलरी है उतना ही तुम वीज़ा फ़ी में ले लोगे, तो फिर कौन जॉब देगा इन लोगों को ना, यूएस कौन ले जाएगा, ठीक है। तो ये तो बंद हो जाएगा जाना। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक क्लैरिटी ये आया है ना कि भाई जो नया वीज़ा अप्लाई किया जाएगा उसी पे एप्लीकेबल होगा। जो पहले का वीज़ा था ना, मतलब पहले से अगर किसी ने लिया हुआ है तो वहाँ पे ये नहीं है, रिन्यूअल पर भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। जो बिल्कुल नया लेने जाएगा H1B वीज़ा, उसी पे ये, अभी तक जो क्लैरिटी है यही है, उसी पे एप्लीकेबल होगा। पहले यहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा था, सैटरडे को हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, वो क्लैरिटी आ गया कि भाई पहले वालों के लिए नहीं है, जो नया लेगा ना उसके ऊपर दिक्कत है। तो देखिए ये बिल्कुल क्लियर यहाँ पे है ना कि ये जो H1B वीज़ा है ना, इसको ज़्यादातर यूएस की कंपनीज़ ही यूज़ करती थी ना। यूएस में जो कंपनीज़ है वो इंडिया से या दूसरे कंट्री से लोगों को ले जाती थी ताकि उनका वहाँ काम किया जा सके। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो उनको ही होगा। तो एक तरह से देखिए, शॉर्ट टर्म में देखें तो ऑफकोर्स नेगेटिव है। इंडियन कंपनीज़ भी इसका ऑफकोर्स यूज़ करती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। तो शॉर्ट टर्म में बिल्कुल सही बात है, इसका कुछ नेगेटिव असर तो पड़ेगा, क्योंकि अब जैसे इंडियन कंपनीज़ है ना, अब अगर किसी को यूएस भेजेंगी काम करने के लिए 88 लाख रुपीज़ पे करना पड़ेगा पर एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री लेवल एम्प्लॉयज़ तो ये भेजेंगे ही नहीं, बिल्कुल बंद कर देंगे भेजना। बहुत सीनियर लोगों को भेजेंगे, लेकिन फिर भी कॉस्ट तो ऊपर जाएगा ना, ठीक है। मिड और सीनियर को भेजेंगे तो कॉस्ट तो जाएगा, क्योंकि अगर बिल्कुल भेजना ही है, आपको ज़रूरत है ये, तो भेजना पड़ेगा, तो कॉस्ट ऊपर जाएगा। तो ऑफकोर्स ये कॉस्ट कहीं ना कहीं से तो वसूल करेंगे, या तो इनको कॉस्ट खुद झेलना पड़ जाएगा, या फिर पास ऑन करेंगे अपने क्लाइंट्स को, तो उनका प्राइसिंग ऊपर चला जाएगा या फिर मार्जिन नीचे चला जाएगा। तो ये शॉर्ट टर्म में बिल्कुल, देखिए इंडिया में ज़्यादातर आईटी कंपनीज तो ऑल, मतलब अगर आप परफॉर्मेंस देखें पिछले कुछ सालों का, तो ऑलमोस्ट कोमा आप बोल सकते हैं, कोमा में। तो एक तो पहले से इतना प्रॉब्लम है, ऊपर से एक नया प्रॉब्लम, तो ऑफकोर्स ये कोई अच्छी खबर नहीं, इसीलिए बुरी तरह से आज आईटी के स्टॉक्स गिरे हैं। लेकिन अगेन देखिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये सब चीज़ों को हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए। जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है ना, तो उसका हमें फ़ायदा ही मिलता है। देखिए ये जब प्रॉब्लम आया तो सही बात है, जो यूएस की जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनका जीसीसीज तो बहुत है ना, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है भाई, अब यूएस नहीं ले जाएंगे, तुम यहीं रहो, इंडिया में ही लाओ, सबको इंडिया में ही रखो, यहीं पे प्रोडक्ट इनोवेशन या जो कुछ भी करना है, डेवलपमेंट रिसर्च यहीं पे करो, वहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक तरह से प्लस पॉइंट है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इसका पॉजिटिव असर ही पड़ेगा। लेकिन इंडिया में भी जो कंपनीज़ हैं वो कहेंगी छोड़ो यूएस यार, यहीं पे कराओ सारा काम, बिल्कुल मजबूरी हो तभी भेजो, या तो यूएस भेजो, नहीं तो अगर यूएस में प्रॉब्लम है, इतना ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, किसी दूसरी कंट्रीज़ में भेजो, वहाँ से काम चलाओ, या फिर इंडिया में रखो, ठीक है। और कुछ एम्प्लॉयज़ ऑफकोर्स यूएस से इंडिया ही भागेंगे, तो वो भी एक अच्छी बात है। अगर ना वेल स्किल्ड लोग अगर इंडिया में वापस आएंगे तो इंडिया के लिए अच्छा है ना, क्योंकि हमें भी रिसर्च डेवलपमेंट ये सब में आगे बढ़ना है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में ये एग्री, थोड़ा निगेटिव तो है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, बट नथिंग कैन बी डन ना, मतलब ट्रंप तो हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। यहाँ पे ये भी चीज़ है कि देखो, इसको लीगली चैलेंज किया जाएगा,
टैरिफ पे तो आपको पता है 2 कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दिया कि इलीगल है भाई, प्रेसिडेंट के पास ये पावर ही नहीं है कि ये सब करोगे। क्योंकि देखिए ट्रम्प क्या कर रहे हैं, सभी कुछ इमरजेंसी कि यूएस में इमरजेंसी है, इमरजेंसी के नाम पे ये सब कर दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में प्रेसिडेंट ये सब नहीं कर सकता है, लेकिन यूएस में इमरजेंसी है कहाँ मतलब यूएस तो बहुत अच्छा कर रहा है भाई, वहाँ इमरजेंसी क्या है। तो कोर्ट मोस्टली यही, इसीलिए 2 कोर्ट ने ऑलरेडी कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ वाला चल रहा है, तो मोस्टली जैसा अभी तक न्यूज़ है कि भाई इसे मना ही कर देंगे कि भाई ये सब तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें ये सब ना कांग्रेस में पास करा कर लाना पड़ेगा, खुद से नहीं कर सकते हो ये सब। उसी तरह से यहाँ भी है, इतना ज़्यादा फ़ी बढ़ा दिया गया है ना कि ये भी कोर्ट में जाएगा, और लेट्स सी कोर्ट का क्या आदेश आता है। तो ये भी शायद हट जाए तो अच्छा है सबके लिए। तो ये हर एक चीज़ का नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो ऑफकोर्स ये सब तो नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव ये है कि जैसे जैसे ट्रम्प ये हरकतें कर रहे हैं, वैसे वैसे इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई भी अपने तरफ से उसको काउंटर करने के लिए कुछ कर रहा है। लाइक जीएसटी देखिए, पिछले कुछ सालों से काम चल रहा था, ऐसा नहीं कि अभी तुरंत हुआ है, सालों से काम चल रहा था। लेकिन जितना ज़्यादा बेनिफिट इस जीएसटी में मिला है, और प्लस जितना जल्दी इम्प्लीमेंट हो गया, शायद वैसा नहीं होता अगर ट्रम्प के तरफ से ये टैरिफ का प्रॉब्लम नहीं आता। तो ट्रम्प जैसे जैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं इंडिया के तरफ से भी, उसको काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ हो रहा है। इसीलिए तो और भी आने वाले महीनों में उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत कुछ और इंडियन गवर्नमेंट या फिर आरबीआई के द्वारा किया जाएगा, जो कि ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा होगा। तो अगेन देखिए, ये सब चीज़ें चलता रहता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कोई बहुत बड़ा कंसर्न ये सब नहीं होना चाहिए ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही रहेगा। अभी ट्रम्प नाम का प्रॉब्लम आ गया है, कभी कोविड नाम का प्रॉब्लम आ गया था, उसी तरह से सब चलता रहता है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इन चीज़ों से कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में तो ऑफकोर्स फ़र्क पड़ेगा और हमें ये झेलना पड़ेगा। जो नहीं झेल सकता है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हाँ, बहुत सारे दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं, आइडियली वहाँ इन्वेस्ट करें। जो झेल सकता है, लॉन्ग टर्म तक बने रह सकता है, उसे करना चाहिए। अब आप लोग का क्वेरी आया था म्यूचुअल फंड, तो देखिए जैसे लार्ज कैप में आइडियली नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लार्ज कैप में एक ही पोर्टफोलियो होगा ना, वहाँ पे तो 100 स्टॉक्स ही हैं, तो पोर्टफोलियो ओवरलैप बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन हाँ, दूसरे जगह जैसे फ्लैक्सी कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, वहाँ पे अगर कोई चाहे तो एक ही कैटेगरी में 2 म्यूचुअल फंड स्कीम रख सकता है। लेकिन रखते वक्त आप ये ध्यान में रखें कि जो भी 2 म्यूचुअल फंड स्कीम आप सेलेक्ट कर रहे हैं ना, वहाँ पे ओवरलैप ज़्यादा नहीं हो। पोर्टफोलियो ओवरलैप मतलब एक ही तरह के स्टॉक्स ज़्यादा ना हो। ये नहीं कि एक ही जैसा स्टॉक दोनों पोर्टफोलियो में, तो मतलब नहीं बनता है ना। तो पोर्टफोलियो ओवरलैप देखिए जितना कम हो उतना अच्छा हो। 10-20% चलता है म्यूचुअल फंड में, मैक्सिमम अप टू 30% ज़्यादा ओवरलैप अगर है 2 म्यूचुअल फंड स्कीम में, तो आइडियली हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और ये जो कुछ मैं बोल रहा हूँ एक्टिवली मैनेज्ड फंड के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई पैसिवली मैनेज्ड फंड के लिए जाता है ना, इंडेक्स फंड, अब बोलेगा कि स्मॉल कैप में 2 इंडेक्स फंड में, स्मॉल कैप के 2 इंडेक्स फंड में मैं इन्वेस्ट करूंगा एक साथ, तो कोई मतलब नहीं बनता है। दोनों का तो पोर्टफोलियो सेम है, रिटर्न भी ऑलमोस्ट सेम ही आएगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ने देगा। तो वो सब ना करें, एक्टिवली मैनेज्ड में ये चीज़ किया जा सकता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।